गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एल्कीन के इस 5th वीडियो लेक्चर में हम एल्कीन की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एल्कीन होती है, मैं आपको पहले 4th वीडियो लेक्चर में और लेक्चर में मैंने आपको बताया है, क्योंकि एल्कीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इसलिए एल्कीन जो है, एल्केन की तुलना में एल्कीन की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से बंधे होते हैं, क्योंकि पी ऑर्बिटल के पार्श्व अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण होता है। तो इसलिए सिग्मा बंध की तुलना में ये अतिव्यापन वीक होता है, इसलिए पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, अर्थात किसी स्पीसीज जिसके पास की इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसको इलेक्ट्रॉन देकर उससे योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। एक जब पाई बॉन्ड टूटता है तो दो नए सिग्मा बंध बनते हैं, और इस प्रकार से योगात्मक अभिक्रिया एल्कीन के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। तो 3 तरह की अभिक्रियाएं एल्कीन के अंदर पाई जाती हैं: ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन और एडिशन रिएक्शन, जो कि इसकी मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। पाई इलेक्ट्रॉन खुले होते हैं और परमाणुओं के तल के ऊपर और नीचे स्थित रहते हैं। तो जब पाई बंध टूटेगा, 2 सिग्मा बंध बनेंगे और आपका जो भी यौगिक है वो उस पर ऐड हो जाएगा, योग कर लेगा। तो इस प्रकार से एल्कीन की क्रियाशीलता पाई बंध के कारण अधिक होती है। Chemical properties of alkenes. Alkenes are highly reactive due to unsaturation. The double bond consists of strong sigma and weaker pi bond. The pi electrons are loosely held and are easily polarized on the need of attacking reagent as a result of electromagnetic effect. This gives rise to the formation of chemical nature of alkene. तो क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि पाई जो बंध है वो वीक है सिग्मा बॉन्ड की तुलना में, उसके इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से जुड़े होते हैं। इसलिए जब किसी अभिकर्मक का आक्रमण होता है, अटैकिंग रिएजेंट जब एल्कीन के ऊपर अटैक करता है, तो जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। अभिकर्मक की उपस्थिति में कार्बन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट होता है, जो कि यौगिक को पोलराइज करता है, और इस प्रकार से जो पाई बंध है वो पोलराइज हो जाता है, कार्बन पोलराइज हो जाती है, एक कार्बन पर धन आवेश और दूसरे पर ऋण आवेश आ जाता है। और कार्बन नेगेटिव का मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर उपस्थित है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल उस पर जुड़ जाता है। तो यही जो है मुख्य कारण है एल्कीन पर योगात्मक अभिक्रियाएं होने का। और जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है एल्कीन के अंदर, वो एल्कीन, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जो मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ाया था, उसमें आपको बताया गया था कि जितनी ज़्यादा एल्कीन स्थायी होगी उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। तो सबसे स्थायी एल्कीन कौन सी होती है? जिस पर लगे हुए प्रतिस्थापित समूह की संख्या अधिक होती है, और फिर सिस और ट्रांस में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होती है। तो स्थायी ज़्यादा होगी तो क्रियाशीलता कम होगी, क्योंकि क्रियाशीलता और स्थायित्व एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसलिए इथाइलिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी। एक आर ग्रुप लगा है तो वो उससे कम हो जाएगी, 2 आर लगने से और कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या एल्कीन के अंदर बढ़ती जाएगी, उसकी क्रियाशीलता कम होती जाएगी और स्थायित्व बढ़ता जाएगा। तो अब जो बेसिक, जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें मुख्य प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि पहले जो योग होता है वो जो अभिकर्मक है उसका पहले जो स्पीसीज जुड़ती है वो जुड़ती है इलेक्ट्रोफाइल। अगर पहले अटैक करने वाला स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होता है तो उस क्रियाओं को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाएं।
Because of extra electron density in the CC bond, alkenes are attacked by the species like electrons. मैंने अभी आपको बताया कि इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन परमाणु के तल के ऊपर और नीचे आपको ब्लू कलर से पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे दिखाए गए हैं। तो ये एक इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये किसी को दे सकता है। और नीचे आपको स्पीसीज दिखाई गई है इलेक्ट्रोफाइल, जिसका एक धन भाग है और एक ऋण भाग है, एक रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट है। और जो पॉजिटिव है वो क्या है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, जो छोटे ग्रे कलर से दिखाया गया है। रेड वाला इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, क्योंकि जो अभिकर्मक है उसमें धन भाग भी है और ऋण भाग भी है। तो पॉजिटिव उसका एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, नेगेटिव पार्ट उसका एज ए न्यूक्लियोफिलिक पार्ट काम करेगा। The most common chemical transformation of carbon double bond is addition reaction, और मुख्यतः ये अभिक्रिया एक्सोथर्मिक होती है। बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स वीक होते हैं, आपको ऊर्जा कम देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनता है तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो ऊर्जा ज़्यादा निकलेगी। तो अगर बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ज़्यादा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। अर्थात बंध तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा कम देनी पड़ी, लेकिन जो नया बंध बन रहा है तो ऊर्जा ज़्यादा निकल रही है। तो ओवरऑल अभिक्रिया की जो ऊष्मा है वो कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। अर्थात उस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो ये आप इस रिएक्शन से देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, HBr का योग हो रहा है, अभिकर्मक हमारा क्या है, HBr, जिसमें H पर क्या होता है धनावेश, Br पर ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रोफाइलिक पार्ट कौन सा हो गया, H। तो कार्बन कार्बन का जो है बॉन्ड टूट रहा है, जो पिंक कलर से आपको दिखाया वो बॉन्ड टूट रहा है। तो दो बॉन्ड टूटेंगे, पाई बॉन्ड टूटेगा जो पिंक कलर वाला कार्बन कार्बन का, और H और Br के बीच में जो बंध है वो टूटेगा। तो जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऊर्जा और HBr दोनों में ऊर्जा खर्च होगी। 63 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी आपको चाहिएगी सीसी के पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए। HBr चूंकि थोड़ा आयनिक हो जाता है, आयनिक करेक्टर उसमें होता है, तो यहाँ आपको चाहिए 87.5 किलो कैलोरी एनर्जी, और इस प्रकार से कुल मिलाकर 150.5 किलो कैलोरी ऊष्मा आपको बॉन्ड, दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिएगी। और जो नया बॉन्ड बनेगा, जो HBr का योग होगा एल्कीन के ऊपर, उससे दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक CH ग्रीन आपको कलर से दिखाया हुआ है, एक CBr। तो ये दो नए बॉन्ड बने हैं, H जुड़ा है कार्बन पर और एक कार्बन पर Br। तो एक पाई बॉन्ड टूटा और दो सिग्मा बॉन्ड बने। CH जब सिग्मा बॉन्ड बना है तो 99 आपको किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति हुई है, और Br बॉन्ड बनने पर 68। तो कुल मिलाकर जब योग हो गया तो 167 किलो कैलोरी प्रति मोल एनर्जी बाहर निकली। तो हीट ऑफ रिएक्शन हो गई -16.5, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। आपने दी 150 और बाहर निकली 167। तो कुल मिलाकर अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकली, और इसलिए अभिक्रिया कैसी है, एक्सोथर्मिक। किस प्रकार से अभिक्रिया की क्रियाविधि है, अब इसकी हम क्रियाविधि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है, ये अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद के अंदर योग होता है HX का, ये धीमा पद होता है, यानी कि अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करता है। जब आपने अभिकर्मक डाला एल्कीन के अंदर, तो एल्कीन के पाई बॉन्ड पोलराइज हो जाते हैं, और जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर चले जाते हैं। जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ ऋण आवेश, और जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहाँ जहाँ कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, वहाँ धन आवेश आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन से सेकंड पे चले गए तो वहाँ ऋण आवेश आ गया, और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है HX में, H। तो H वहाँ पर जुड़ गया, उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, और रिमेनिंग कार्बन पर धन आवेश आ गया, और इस प्रकार से कार्बोनियम आयन का निर्माण हो गया। सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बोनियम आयन बना है, अब इस पर अभिकर्मक का ऋण भाग जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, वो यहाँ जुड़ जाता है। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल योग होता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल। इस प्रकार से कुल मिलाकर अभिकर्मक का योग हो जाता है। तो इस प्रकार से योगात्मक अभिक्रिया होती है। और अगर एल्कीन
सिमेट्रिकल है, सममित है, तो योग आप किधर भी कर सकते हैं। HX का योग किसी भी कार्बन पर हो सकता है, किंतु अगर एल्कीन असममित होती है, जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 3 मैथिल 1 ब्यूटीन, ये जो आपको दिखाई हुई है, तो जब इस पर अभिक्रिया होगी तो जो कार्बोनियम आयन पहले तो H जुड़ेगा और कार्बोनियम आयन मिलेगा आपको सेकेंडरी, CH पर धनावेश आया जो कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है। अब इस पर योग होगा ऋण भाग का, तो ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, इस पर जुड़ा तो आपको मिल जाएगा 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। Br का योग हो गया C पॉजिटिव पर सेकेंडरी कार्बोनियम आयन पर चूंकि ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है और इसके पास वाले कार्बन पर CH3 समूह उपस्थित है, तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा। जो CH3 है वो माइग्रेट हो जाएगा कार्बन के ऊपर, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन के ऊपर, और इस प्रकार से नीचे आप देखिए, नीचे वाले एरो बना हुआ है कि टर्शरी कार्बोनियम आयन मिल गया, 1 2 एल्किल शिफ्ट हो गया और टर्शरी कार्बोनियम आयन मिल गया। चूंकि टर्शरी कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी है सेकेंडरी से, और अब इस टर्शरी कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल Br का योग होगा और 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन प्राप्त होगा। तो अगर एल्कीन असममित होती है और उस स्थिति में किसी अभिकर्मक का योग होता है, तो उस पर उससे 2 उत्पाद संभव होते हैं। इसी को मैंने आपको मॉलिक्यूलर ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है इससे दिखाया हुआ है, ये मॉलिक्यूलर आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इससे भी आपको समझाया जा रहा है कि देखिए आप ये कार्बन को काले रंग से दिखाया हुआ है, ग्रे कलर से हाइड्रोजन है, और Br जो है रेड कलर में है और ग्रे कलर में फिर हाइड्रोजन है। तो देखिए आप चित्र के अंदर देखिए ब्लू कलर में आपको दिखाया जा रहा है एरो से कि पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, H के पास, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और दे रहा है तो आप नीचे डायग्राम में देखिए अब जुड़ गया, अब हाइड्रोजन कार्बन पर जुड़ गया और दूसरे कार्बन पर धन आवेश आ गया। व्हाइट कलर में देखिए +4 दिखाया हुआ है आपको, और अब जो Br है जो कि रेड कलर से दिखाया हुआ है विद नेगेटिव चार्ज, अब वो जा रहा है पॉजिटिव कार्बन पर और फिर वो जुड़ गया, इस प्रकार से योग हो गया। तो आपने देखा कि पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, कार्बोनियम आयन बना, इस कार्बोनियम आयन के ऊपर इस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल का योग हो गया। तो इस चित्र में भी यही दिखाया है मैकेनिज्म आपको कि किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन जो है HBr नियर द जो एल्कीन है, वन ऑफ द कार्बन बॉन्ड ब्रेक्स एंड द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैच टू स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड ऑफ HBr। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये H के ऊपर पॉजिटिव, स्लाइटली जो पॉजिटिव H है उसके ऊपर चले गए और HBr बॉन्ड टूट गया, कार्बोकैटायन बन गया आपको फर्स्ट स्टेप में। अब जो ब्रोमाइड है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है और कार्बोकैटायन पर जुड़कर योग कर रहा है। इस प्रकार से HBr का योग एल्कीन के ऊपर होकर ब्रोमो इथेन प्राप्त हो जाता है। अब इसके जब असममित एल्कीन होती है तो उस पर जब किसी अभिकर्मक का योग होता है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 2 प्रकार के उत्पाद संभव हैं अगर असममित एल्कीन है। इसको समझाया मार्कोनिफ रूल ने। आप देखिए कि 2 पाथ संभव है, CH3 लगा है कार्बन से, जो कार्बन के 2 प्रतिस्थापित समूह, एक CH3 है एक H है और एक में दोनों तरफ H है। अब HBr आता है, HBr का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर फर्स्ट वाला, अगर वो सेकंड वाले कार्बन पर जुड़ता है पाई इलेक्ट्रॉन, तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। और अगर नीचे पाथ बी में देखिए, अगर वो दूसरे कार्बन पर जुड़ता है तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। अगर वो CH3 वाले कार्बन पर ही जुड़ जाता है हाइड्रोजन, तो वो प्राइमरी कार्बोनियम आयन का निर्माण होगा जो कि पाथ बी में दिखाया गया है। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो CH2 वाले कार्बन पर जुड़ते हैं, अगर HBr का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट CH2 वाले कार्बन पर जुड़ता है तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है जो कि पाथ ए से दिखाया हुआ है।
अब ये हम जानते हैं कि कार्बोनियम आयन जब बनता है, फर्स्ट स्टेप जो है वो अभिक्रिया की गति को निर्धारित करता है। इसलिए जो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है उसका स्थायित्व प्राइमरी से अधिक होगा, इसलिए पाथ ए फॉलो होगा और मुख्य रूप से उत्पाद पाथ ए से ही बनेगा, यानी कि मेजर प्रोडक्ट पाथ ए के द्वारा बनेगा और माइनर प्रोडक्ट पाथ बी के द्वारा बनेगा। तो इसलिए मार्कोनिफ ने रूल दिया, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ रूल अ नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गेट अटैच्ड टू कार्बन एटम विच पॉजेज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मार्कोनिफ ने कहा कि जो अभिकर्मक है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो जब एडिशन होगा HX का एल्कीन के अंदर, तो हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड का वो किस कार्बन पर, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। जैसे कि आप नीचे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। अब मार्कोनिफ नियम के अनुसार देखिए, मैंने आपको बताया कि HX का जो अभिकर्मक है उसका ऋण भाग कौन सा है, X। X कहाँ जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जिस कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो आप अब CH डबल बॉन्ड CH2 है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में हाइड्रोजन की संख्या किस कार्बन पर कम है, CH पर, यानी कि सेकंड वाले पर। वहां पर एक हाइड्रोजन है, फर्स्ट वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, तो ऋण भाग यानी कि X कहाँ जुड़ेगा, सेकंड कार्बन पर। वो जो प्रोडक्ट बनेगा वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।